नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सजदर पांडे और आज हम यहां पर एसएससी जो आया हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसके बारे में जो हम इतिहास से जुड़े हुए प्रश्नावली को लेकर चल रहे हैं उसी का अगला भाग लेकर के आए हैं आपके सामने। तो आइए देखते हैं आज का अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो इतिहास से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है वो ये है कि निम्न में से किसको पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 4 राजवंशों का नाम दिया गया है और इन 4 राजवंशों में से वो कौन सा राजवंश है आपको यहाँ पर ये बताना है, जिसे भारतीय इतिहास में पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है नंद वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, तीसरा है हर्यक वंश और चौथा है मौर्य वंश। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय इतिहास में महाजनपद काल का एक वंश हमको दिखाई देता है जिसका नाम है वंश, उसे ही भारतीय इतिहास में पितृहंता वंश कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? हर्यक वंश। याद रखेंगे। तो पितृहंता वंश कौन कहला रहा है यहाँ पर? हर्यक वंश। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है संस्कृत व्याकरण जिसका है अष्टाध्यायी। तो संस्कृत व्याकरण जिसका नाम अष्टाध्यायी है के रचयिता, उनके रचयिता यानी कि लेखक का नाम क्या है? पाणिनि। से किसके मित्र थे? तो ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले तो आपको यहीं से एक प्रश्न और एक उत्तर मिल कि पाणिनि नाम के एक व्यक्ति मिलेंगे भारतीय इतिहास में जिनको संस्कृत व्याकरण का रचयिता माना जाता है और इन्हीं पाणिनि ने सबसे पहली संस्कृत व्याकरण की पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अष्टाध्यायी। 8 अध्यायों में विभाजित है पुस्तक। तो पाणिनि के द्वारा ही संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अब प्रश्न ये पूछा गया है कि जो पाणिनि है वो किसके मित्र हुआ करते थे? भारतीय इतिहास में एक महान राजा हुआ है, उसके मित्र हुआ करते थे पाणिनि। तो बताना है आपको। सबसे पहला ऑप्शन दिया है घनानंद, दूसरा दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा दिया है बिंबिसार और चौथा दिया है महापद्मनंद। तो याद रखिएगा आपकी ये जो पाणिनि थे वो महापद्मनंद वंश के जो शासक थे महापद्मनंद उनके ही मित्र थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महापद्मनंद। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासन था? तो सिकंदर जिसे आप भारतीय इतिहास में अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं, अलेक्जेंडर या सिकंदर एक ही व्यक्ति है। कहां से आया था ये आपको पता होना चाहिए। ये आया था यूनान से, जिसको आज हम लोग किस देश के नाम जानते हैं? यूनान को वर्तमान में हम जानते हैं ग्रीस के नाम से। तो ग्रीस या जिसका पुराना नाम है यूनान, जिसकी राजधानी आपको एथेंस दिखाई देती है, वहीं के एक राज्य मैसेडोनिया जिसको आप मकदूनिया भी बोल सकते हैं, वहां से आया हुआ था कौन? सिकंदर। अब यह प्रश्न पूछा गया कि जब भारत पहुंचा था सिकंदर उस समय भारत में कौन से वंश का शासक था और कौन से राजा का शासन था? तो यहां पर वही पूछा गया है कि भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासन था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कर्ण वंश। तो आपको ये बताना है कि जिस समय अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत में कौन सा वंश का शासन चला था? तो आंसर है नंद वंश। याद रखेंगे कौन सा वंश? नंद वंश जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारत का प्राचीनतम वंश है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि निम्न में से ये जो 4 वंश हैं इनमें से कौन सा सबसे प्राचीनतम वंश है। अब इस प्रश्न को करने से पहले थोड़ा सा हम लोग सिकंदर के बारे में भी कुछ और बातें जान लेते हैं। सिकंदर जब भारत आया था तो ये इससे जुड़े हुए कुछ और प्रश्न भी आते हैं, उनको भी आपको जान लेना चाहिए। सिकंदर भारत कब आया था ये प्रश्न अभी आता है, तो ये प्रश्न का उत्तर होगा कि सिकंदर भारत आया था 326 ईसा पूर्व में, 326 BC में वो भारत आया था और उसका सामना पंजाब के उस समय के पंजाब के तत्कालीन शासक पोरस से हुआ था। तो सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसको हम लोग झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में आपको दिखाई देगा कि सिकंदर की विजय हुई थी। तो ये सारी बातें भी आपको सिकंदर से जुड़ी हुई जो है इंपॉर्टेंट है वो जाननी चाहिए। अब वापस आ जाते हैं इस प्रश्न पर। इस प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर क्या होना चाहिए वो हम देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया है गुप्त वंश, दूसरा है मौर्य वंश, तीसरा है वर्धन वंश और कुषाण वंश। तो आपको अगर आपने भारतीय इतिहास को सही तरीके से पढ़ा है तो आपको ये वंशावली देखकर समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन सा वंश पहले आया है। फिर मैं आपको बता देता हूं कि इन चारों वंशों में जो सबसे पहला वंश है, प्राचीनतम वंश है, वो कौन है यहाँ पर? मौर्य वंश। तो मौर्य वंश इन चारों वंशों में सबसे प्राचीनतम है। मौर्यों के बाद आपको दिखाई देंगे कौन? कुषाण। कुषाणों के बाद आपको क्रम दिखाई देगा गुप्त और गुप्तों के बाद क्रम दिखाई देगा वर्धन। तो पहला इस तरह से आप देख सकते हैं, दूसरा वंश, इसके बाद तीसरा वंश और ये है चौथा वंश। तो इस तरह से क्रम दिखाई दे सकता है। तो इस प्रश्न के हिसाब से सबसे सही इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, मौर्य जो है इन चारों में सबसे प्राचीन वंश है। तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किसने चंद्रगुप्त की पहचान सैंड्रो कोर्ट्स के रूप में की है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसके बारे में पूछा गया है? मौर्य वंश के शासक और संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ही वो व्यक्ति है जिसे मौर्य वंश का शासक, प्रथम शासक और संस्थापक माना जाता है।
और उसे यूनानी ग्रंथों में, यूनानी मतलब वही ग्रीक, तो यूनानी जो साहित्य है, यूनानी जो ग्रंथ है, उसमें इसको सेंड्रोकोट्स, कई जगहों पर एंड्रोकोट्स या कई जगहों पर सेंड्रोकोप्टस भी कहा गया। तो सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोप्टस, एंड्रोकोप्टस जो भी आपको नाम मिले, वो तीनों ही नाम किसके लिए हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए हैं। अब प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा इतिहासकार है जिसने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोट्स है या सेंड्रोकोट्स ही चंद्रगुप्त मौर्य है? तो चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला है विलियम जोन्स, दूसरा है विंसेंट स्मिथ, तीसरा है जॉर्ज विलियम, चौथा है एडम फिलिटस। तो आपको बताना होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विलियम जोन्स। ध्यान रखेंगे कौन है? विलियम जोन्स ही वो इतिहासकार है जिसने ये पहचाना कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेंड्रोकोट्स एक ही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विलियम जोन्स। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कौटिल्य निम्न में से किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य के बारे में आपने सभी ने सुना होगा। कौटिल्य जिसे आप चाणक्य के नाम से भी जानते हैं और कई जगहों पर विष्णुगुप्त शर्मा भी इन्हीं को कहा गया है। तो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त शर्मा तीनों ही नाम इन्हीं के माने जाते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि वो किसके प्रधानमंत्री थे? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम। तो याद रखेंगे कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है, या ऐसा बोलिए चंद्रगुप्त प्रथम ना बोल करके चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम तो अलग ही हो जाते हैं। तो प्रश्न है कि कौटिल्य या चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य या चाणक्य जो है प्रधानमंत्री थे मौर्य वंश के शासक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य दोनों समकालीन हैं और कौटिल्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी नंद वंश को पराजित करके। ये भी आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम मौर्य शासक घनानंद की हत्या की थी। किसकी मदद से? तो अपने प्रधानमंत्री कौटिल्य या चाणक्य की मदद से। तो यही सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य है इसका सही उत्तर। किसके प्रधानमंत्री थे? मौर्य के। अगले प्रश्न की ओर। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली एक व्यक्ति हैं, एक आप राजनीतिज्ञ बोल सकते हैं, यूरोपीय राजनीतिज्ञ हैं, यूरोप के आधुनिक काल के एक राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति विज्ञान के चिंतक हैं। तो इनके बारे में प्रश्न पूछा गया है। इनकी जो एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है मैकियावेली की, जिसका नाम है द प्रिंस। पुस्तक का नाम है द प्रिंस। तो कभी कभी ये प्रश्न भी आता है कि द प्रिंस पुस्तक के लिए है, तो मैकियावेली कहां से हैं? यूरोप से हैं। और इस पुस्तक में उन्होंने राजनीति विज्ञान के बारे में सिद्धांत दिए हैं। अब इनके ही इस आधार, मतलब इनके इन कार्यों के चलते ही इनको राजनीति विज्ञान का एक महान व्यक्ति माना जाता है। अब प्रश्न ये पूछा गया कि इस तरह का गुण रखने वाला भारत में व्यक्ति कौन दिखा देता है? तो भारत का मैकियावेली किसे कहा गया, ये प्रश्न में पूछा गया है। चार ऑप्शन है, अश्वघोष, वसुमित्र और ब्रह्मगुप्त। तो याद रखेंगे कि भारत का मैकियावेली किसे कहा गया है? भारत का मैकियावेली कहा गया है चाणक्य को, जिनको आप कौटिल्य के नाम से जानते हैं। तो चाणक्य को उनके गुणों के आधार पर, जो कार्य उन्होंने चाणक्य ने भारत में किया है, वही कार्य मैकियावेली यूरोप में करते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए भारत का मैकियावेली किसकी संज्ञा किसे दी गई है? चाणक्य को दी गई है। और इनकी पुस्तक जो है उसका नाम भी आपको याद रखना होगा, उसका नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो एक पुस्तक है भारतीय इतिहास की, वो लिखा है किसने? चाणक्य या कौटिल्य ने। और पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र जरूर दिखाई देता है, लेकिन ये पुस्तक जो है वो मुख्य रूप से राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई है। किस पर लिखी गई है? राजनीति और लोक प्रशासन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, चाणक्य। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध सम्मेलन निम्न में से कहां पर आयोजित किया गया था? तो आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पता होगा। और बौद्ध धर्म के अंतर्गत हमको दिखाई देता है कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत कुल 4 सम्मेलनों का आयोजन किया गया था, धार्मिक सम्मेलनों का। कैसे सम्मेलन? तो बौद्ध धर्म के अंदर कुल 4 धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। अब प्रश्न में पूछा गया है कि अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सम्मेलन हुआ था, किसके? मौर्य वंश के शासक अशोक के शासनकाल के दौरान भी एक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। याद रखिएगा कि वो 3रे नंबर का बौद्ध सम्मेलन था। अब प्रश्न में पूछा गया कि कहां पर आयोजित किया गया था, किस जगह पर आयोजित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है राजगृह, दूसरा है कुंडलवन, तीसरा है वैशाली और चौथा ऑप्शन है पाटलिपुत्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना के नाम से आप जानते हैं, वही प्राचीन काल में मगध की राजधानी हुआ करती थी और वहीं पर मौर्य शासक अशोक के शासनकाल के दौरान ही 3रे बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। बढ़ते हमने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माणकर्ता कौन है?
सांची का स्तूप पता ही होगा आपको। सांची कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। बहुत ही एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। स्तूप क्या होता है उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए कि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म में अलग अलग प्रकार के धार्मिक स्थान होते हैं, धार्मिक संरचनाएं होती हैं। उन्हीं में से एक संरचना का नाम है स्तूप। ये अर्ध अंडाकार संरचना होती है और यहाँ पर जो स्तूप होते हैं, विश्व में कई स्तूप हैं, भारत में भी कई स्तूप हैं, तो स्तूप जो होते हैं वहाँ पर अधिकांशतः बौद्ध धर्म के जो सन्यासी वगैरह होते हैं उनके अस्थि अवशेष या धातु अवशेष प्राय रखे जाते हैं। और जो सांची का स्तूप है वहाँ पर महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष रखे गए हैं, ऐसा माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष है यहाँ पर। कहाँ पर? सांची। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब ये प्रश्न पूछा गया है किसका निर्माणकर्ता कौन है, सांची के स्तूप का निर्माणकर्ता कौन है? तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी है बिंदुसार और ऑप्शन डी है अशोक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अशोक। मौर्य वंश अशोक जो है, आपको पता होना चाहिए कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने ही सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? अशोक, ऑप्शन डी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो फिर ये अशोक से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौर्य वंश का महान शासक है या भारतीय इतिहास का सबसे महान शासक बोला जाता है उसको, अशोक को। और उस आपको पता होना चाहिए कि उसने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हैं पत्थरों पर, और उसने 3 तरह के अभिलेख लिखवाए हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफा लेख या गुहा लेख भी बोलते हैं। तो स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहा लेख या गुफा लेख लिखवाए उसने पत्थरों पर, उसने मैसेजेस, संदेश लिखवाए हैं। अब प्रश्न पूछा गया है कि अशोक ने जो अपने संदेश लिखवाए हैं अभिलेख के रूप में, वो उनमें से अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ध्यान रखना है। क्या पूछा गया है? लिपि। तो 4 लिपियां हैं, संस्कृत के बारे में है, ब्राह्मी, खरोष्ठी और पाली। तो याद रखेगा कि अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कौन सी लिपि में? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखेंगे कि अशोक ने तो अभिलेख लिखवाए हैं लेकिन उन अभिलेखों को बहुत वर्षों तक पढ़ा नहीं जा सका था। तो प्रश्न में ये पूछा गया कि वो पहला व्यक्ति कौन है जिसने अशोक के द्वारा लिखवाए गए अलग अलग प्रकार के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो जो पहला ऑप्शन दिया है जॉर्ज बुहलर, दूसरा ऑप्शन दिया है जेम्स प्रिंसेप, तीसरा है मैक्स म्यूलर और चौथा दिया है विलियम जोन्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप। याद रखेंगे कि जेम्स प्रिंसेप ही वो पहला व्यक्ति था जिसने ये अभिलेख पढ़े थे। किसके अभिलेख? अशोक के अभिलेख। तो ये सारी बातें, सारे प्रश्न जो आप देख रहे हो सभी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। को उसके अधिकांश अभिलेखों में किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर ये भी प्रश्न आता रहता है कि उसने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हैं, अब उन अधिकांश अभिलेखों में उसका क्या नाम है? ये प्रश्न भी आता है। ये जरूर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वही प्रश्न पूछा गया कि अशोक को उसके अधिकांश अभिलेखों में किस नाम से जाना गया है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है चक्रवर्ती, दूसरा दिया है धर्मदेव, तीसरा है धर्मकीर्ति और चौथा है प्रियदर्शी। तो याद रखिएगा कि अशोक को उसके अधिकांश अभिलेखों में उसका नाम लिखा हुआ मिलता है अशोक का प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। ठीक है, और पूरा नाम ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी ऐसा लिखा हुआ है। कई जगहों पर देवनाम प्रियदर्शी भी लिखा हुआ है। इस नाम का मतलब होता है देवताओं का प्रिय राजा अर्थात अशोक। तो देवनाम प्रियदर्शी किसे कहा गया है? अशोक को कहा गया है। उसी का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्रियदर्शी। तो प्रियदर्शी या देवनाम प्रियदर्शी एक ही बात है। किसे कहा गया है? अशोक को कहा गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? अब मैंने जैसा पहले थोड़ी देर पहले बताया, पिछली स्लाइड में बताया कि उसके अधिकांश अभिलेखों में उसका नाम क्या है? प्रियदर्शी या देवनाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, जो भी। लेकिन कुछ ऐसे भी अभिलेख उसके मिले हैं जहां पर उसका नाम अशोक लिखा हुआ मिलता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 3-4 ऐसे अभिलेख हैं। अब आपको यहाँ पर उनमें से एक ऑप्शन बताना है जिसमें ऐसा हमको दिखाई देता है। तो प्रश्न क्या है कि वो कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो पहला दिया है ऑप्शन कालसी, दूसरा है रुमनदेही, तीसरा है कलिंग और चौथा है मास्की। तो याद रखिएगा इन चारों ऑप्शन में से वो सही उत्तर है मास्की। मास्की कहाँ है? कर्नाटक का रायचूर जिला है। रायचूर जिले में ही एक स्थान है मास्की। और मास्की अभिलेख जो है वो, ये प्रश्न अक्सर आता है, ध्यान रखेंगे किस्सा मास्की से जुड़ा हुआ प्रश्न आता रहता है कि मास्की में क्या है? तो मास्की अभिलेख में अशोक का नाम क्या लिखा हुआ मिला है? अशोक। इसके अलावा एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण है जिस पर अशोक का नाम अशोक मिलता है, वो है गुर्जरा। तो गुर्जरा अभिलेख जो है ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का एक जिला है दतिया। तो मध्य प्रदेश का एक जिला है दतिया, वहां पर है गुर्जरा नामक स्थान। उस अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक मिला है। इसके अलावा मास्की जो कि कर्नाटक में मिला है, उस अभिलेख में भी अशोक का नाम क्या मिला है? अशोक मिला है। तो ये दोनों ही अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो कोशिश करिएगा इनको याद रखने की। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन से दक्षिण भारतीय राज्य का वर्णन अशोक के अभिलेख में नहीं है? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये प्रश्न पूछा गया है कि वो कौन सा भारतीय राज्य है दक्षिण भारत का जिसके नाम का वर्णन अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये भी याद रखेंगे कि अशोक का जो शासन क्षेत्र था पूरे भारतीय इतिहास में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे कि अशोक वो शासक है जिसने भारत के सबसे बड़े भूभाग पर शासन किया था, प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, अंग्रेजों का भी जो शासन क्षेत्र था वो अशोक के शासन क्षेत्र से छोटा माना गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी। अब आपको ये बताना है कि वो कौन सा राज्य है इन चारों में से जिसका वर्णन जो है उसके अभिलेख में नहीं है। उसने मतलब अशोक ने बताया है कि उसके राज्य की सीमा दक्षिण में 3 राज्यों से मिलती थी। अब वो 3 राज्यों में से एक यहाँ ऑप्शन में कौन सा राज्य शामिल है वो बताना है आपको। तो चोल राज्य, पांड्य राज्य, चेर राज्य और सातवाहन, तो ये 4 वंश हैं, 4 राज्य हैं। तो ध्यान रखेंगे कि उसके अभिलेखों में इस बात का वर्णन है कि उसके राज्य की दक्षिणी सीमा चोल, पांड्य और चेर इन तीनों से जुड़ती थी, लेकिन जो है सातवाहन राज्य के बारे में वर्णन नहीं है। मतलब ये ध्यान रखना है कि चोल राज्य, इसका मतलब ऐसा कुछ है कि चोल राज्य, पांड्य राज्य और चेर राज्य ये तीनों ही राज्य अशोक के राज्य की सीमा के अंतर्गत नहीं आते थे, जबकि ये वाला जो क्षेत्र था सातवाहन वाला एरिया जिसको आप महाराष्ट्र और इसके आसपास देख सकते हैं, वो एरिया उसके अधीन हुआ करता था। तो कौन कौन से राज्य उसकी सीमा में नहीं थे? चोल, पांड्य और चेर। तो प्रश्न में वही पूछा गया है कि निम्न में से कौन से दक्षिण भारतीय राज्य का वर्णन अशोक के अभिलेख में नहीं है? तो सातवाहन का वर्णन अभिलेख में नहीं है। बाकी इन तीनों के बारे में बताया गया है कि ये और ये राज्य अभिलेख में लिखा है कि ये तीनों राज्यों का नाम वर्णित है, बस ये बताया गया कि ये तीनों ही राज्य उसकी सीमा में शामिल नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सातवाहन। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, सातवाहन। बढ़ते हमने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक के शासनकाल के दौरान मेगास्थनीज भारत आया था? प्रश्न ध्यान से देखिएगा। निम्न में से किस शासक के शासनकाल के दौरान मेगास्थनीज था? तो मेगास्थनीज कौन है? तो ये मेगास्थनीज है एक यूनानी व्यक्ति। कहां से आया था? ये यूनान से आया था। यूनानी शासक था एक जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। तो जब सिकंदर भारत से लौट गया तो उसने लौटने के बाद अपने भारत में जीते गए क्षेत्र अपने सेनापतियों को सौंप दिया। उन्हीं में से एक दिखाई देता है कौन? सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर ने ही एक युद्ध लड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान रखना होगा कि सिकंदर के भारत से जाने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने भारत के शासक या मगध वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य से एक युद्ध लड़ा और उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। पराजित कर देने के बाद सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक संधि होती है और संधि में बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत सारी बातें हुई। इनमें से 2 बातें कम से कम आपको जरूर याद रखना चाहिए कि संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का नाम है हेलेना, ध्यान रखेंगे पुत्री का नाम क्या है? हेलेना। तो हेलेना का विवाह सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया। तो संधि के तहत पहला काम क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे किया? चंद्रगुप्त मौर्य से किया। और संधि के तहत एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है जो कि सेल्यूकस निकेटर ने अपने एक राजदूत जिसका नाम है मेगास्थनीज उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। किसके दरबार में भेजा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो आपको मेरी सारी बातों से पता चली गया होगा कि किसके दरबार में आया था मेगास्थनीज? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। तो 4 ऑप्शन देखिए और इसमें ऑप्शन सी जो है वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम दिख रहा है आपको। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अंतिम मौर्य शासक था? यह प्रश्न भी अक्सर आता रहता है कि वो कौन सा व्यक्ति है भारतीय इतिहास में जो अंतिम मौर्य शासक के रूप में हमको दिखाई देता है। तो 4 नाम दिए हैं, जालोक, अवंतीवर्मा, नंदीवर्धन या वृहद्रथ। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जिसे माना गया है वो कौन है? वृहद्रथ को ही इस वंश का अंतिम शासक माना गया है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेकिन यहाँ पर और कुछ बातें भी आपको याद रखना चाहिए कि इसकी हत्या किसने की थी, ये प्रश्न भी अक्सर रिपीट होता है। तो इसकी हत्या इसके ही सेनापति जो कि ब्राह्मण वंश का था, ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो इसकी हत्या करने वाला व्यक्ति कौन है? पुष्यमित्र शुंग। ध्यान रखेंगे इसका नाम पुष्यमित्र, जो कि किसका सेनापति था? वृहद्रथ का ही सेनापति था। तो वृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था और इसी पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और इसकी हत्या करने के साथ ही मौर्य वंश का पतन हो जाता है और एक नए वंश की स्थापना होती है जिसका नाम है शुंग वंश। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, वृहद्रथ। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंडिका जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक, इंडिका, ये किसने लिखी है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला विष्णुगुप्त, दूसरा मेगास्थनीज, तीसरा है डायमिकस, चौथा दिया है प्लिनी। तो इंडिका नाम से समझ में आ रहा है कि इंडिया से जुड़ी हुई बुक है, लेकिन ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये ध्यान रखेंगे यूनानी भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा में, तो यूनानी भाषा में लिखी गई पुस्तक है इंडिका। इसका मतलब है कि किसी न किसी यूनानी व्यक्ति ने लिखा होगा। तो इस पुस्तक को लिखने वाला, इस किताब को लिखने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, मेगास्थनीज, जिसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि किसके काल में आया था ये, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ये। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 4-5 साल रहते रहते ही मेगास्थनीज ने भारत के बारे में एक पुस्तक लिखी है, और उस पुस्तक का नाम क्या दिखाई देता है, इंडिका। किस भाषा में लिखी गई है पुस्तक, यूनानी भाषा में। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शक संवत कब प्रारंभ हुआ। तो भारतीय इतिहास में कई सारे कैलेंडर आपको देखने को मिलते हैं, विक्रम कैलेंडर, शक कैलेंडर से कई कैलेंडर हैं। अब उन्हीं में से एक पूछा गया शक कैलेंडर। शक कैलेंडर के बारे में एक बात और ध्यान रखेंगे कि शक कैलेंडर ही वर्तमान में भारत सरकार का राशि कैलेंडर है। किसका, तो भारत सरकार का राशि कैलेंडर क्या है, शक कैलेंडर। तो ये भारत का राशि कैलेंडर, ध्यान रखेंगे। अब साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो शक कैलेंडर है, इसको शुरू करने वाला व्यक्ति कौन है, तो इसको शुरू करवाने वाला व्यक्ति दिखाई देता है कुषाण वंश का शासक। कौन से वंश का, तो कुषाण वंश का राजा, और उस राजा का नाम आपको सभी को पता होना चाहिए, कनिष्क। तो कनिष्क ही वो शासक है जिसने इस कैलेंडर को शुरू किया था। तो कब शुरू हुआ, प्रश्न ये पूछा गया है, 58 ईस्वी, 78 ईस्वी, 320 ईस्वी या 606 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 78 ईस्वी। कब शुरू किया गया कैलेंडर, 78 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि कनिष्क ने 78 एडी, ईस्वी यानी कि एडी में शक कैलेंडर की शुरुआत की थी। अब यहाँ पर ये भी प्रश्न आता है कि किस वजह से शुरुआत की थी, ये प्रश्न भी आता है। तो याद रखिएगा कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में 78 एडी में अपना राज्याभिषेक करवाया था, यानी कि राजा बना था, और उस राज्याभिषेक की याद में ही उसने एक नए कैलेंडर, शक कैलेंडर की शुरुआत की थी, और वही आज भी प्रचलित है, और इसे भारत सरकार ने आजादी के बाद अपना राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित कर दिया है। तो ये सारे प्रश्न, सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूर्ति निर्माण की गांधार कला शैली निम्न में से किसके मिश्रण का परिणाम है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में मूर्ति निर्माण कला जो है लगभग आज से 2000 साल पहले इसकी शुरुआत होती हुई दिखाई देती है, पत्थर से मूर्ति निर्माण की कला। और भारत में पत्थर से मूर्ति निर्माण की 2 बहुत ही प्रसिद्ध कलाएं हैं, एक है गांधार कला शैली और दूसरा है मथुरा कला शैली। गांधार कला शैली के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो कला शैली है, इसमें आपको दिखाई देगा कि काले धूसर रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। कौन से रंग के, तो काले धूसर रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। और इस शैली को, गांधार कला शैली जो है यहाँ पर, उसको हेलेनिस्टिक शैली भी कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो मथुरा कला शैली है उसमें लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया। तो एक मथुरा कला शैली है मूर्ति निर्माण की, और एक है गांधार कला शैली, और दोनों में अलग अलग रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। अब प्रश्न पूछा गया है कि जो गांधार कला शैली है वो निम्न में से किसका मिश्रण है। तो ऑप्शन ए है भारतीय और फारसी शैली, ऑप्शन बी है भारतीय और चीनी शैली, सी है भारतीय और तुर्की शैली, और ऑप्शन डी है भारतीय और यूनानी शैली। तो याद रखेंगे कि गांधार कला शैली जो है वो भारतीय और यूनानी कला शैली का मिश्रण है। कौन कौन सी, भारतीय शैली और यूनानी कला शैली का मिश्रण है। कौन सी शैली, गांधार कला शैली, मतलब यूनान और भारत के लोगों से ने मिलकर बनाया है। और कौन से रंग का दिखाई देता है ये, तो ये दिखाई देता है, इसमें पत्थर, मतलब इसमें जो मूर्तियां बनी है वो काले धूसर रंग की, ग्रे कलर की मूर्तियां दिखाई देती हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कनिष्क वंश का शासक था। तो अभी थोड़ी देर पहले, एक दो पहले इस स्लाइड में मैं बता चुका हूं कि कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का शासक था। तो बात पहले ही आपको पता चल चुकी है। ऑप्शन देख लीजिए, मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश और सातवाहन वंश। तो इन काल का एक प्रसिद्ध वंश हमको दिखाई देता है कुषाण वंश, और का एक सबसे प्रसिद्ध शासक हमको दिखाई देता है कौन, कनिष्क। तो भारतीय इतिहास में मौर्योत्तर काल का एक बहुत ही प्रसिद्ध महान शासक दिखाई देता है कनिष्क, और वो था किस वंश का, कुषाण वंश का। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो ये जो आज हमने यहाँ पे प्रश्न देखे हैं वो सारे ही प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, और हो सकता है कि आपको भी ये रिपीट हो जाए। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।